हेलो स्टूडेंट, आज हम इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करेंगे। हम लोग ने जो भी अभी तक पढ़ा है, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, तो उसमें हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देख रहे थे, बल्कि हम सिर्फ एक आइडिया देख रहे थे कि प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु को जो है फोकस और 2F के बीच में रखेंगे। तो बीच में वो स्थिति स्पष्ट नहीं थी, वहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ पर रखा जा रहा है। लेकिन अगर आपसे एकदम वैल्यू पूछी जाए, एक अंक पूछा जाए कि कितनी दूरी पे रखा गया है, कितने सेंटीमीटर पे, कितने मीटर पे, तो एग्जैक्टली वैल्यू बताने के लिए वहाँ पर आपको कुछ फार्मूलोज की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ फार्मूलों की हेल्प पड़ेगी। हाँ, तो आइए आज की क्लास में हम उन्हीं को कवर करते हैं, इन टॉपिक्स को जहाँ पर हमें वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स अंक से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं। अर्थात इसमें हम एक तरह से इसके आधार पे कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करेंगे, हिंदी में कहते हैं आंकिक प्रश्नों को। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, मुख्यतः यहाँ पे 2 ही 3 फार्मूले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम 1 बाय 1 करके उनको देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है लेंस सूत्र। वह सूत्र जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था दर्पण में, परावर्तन में दर्पण सूत्र स्टूडेंट, वैसे ही यहाँ पर है लेंस सूत्र। इसका अर्थ है कि लेंस के केस में जो वैल्यूज होंगी, जो दूरियां होंगी, उनको ज्ञात करने के लिए सूत्र, यह सूत्र जैसे दर्पण सूत्र आपने पढ़ा था स्टूडेंट, 1/v + 1/u = 1/f। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस कर दीजिए आप, तो आपको लेंस सूत्र मिल जाता है। इसमें याद रखना है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में एकदम नहीं है, ये डेरिवेशन इंटरमीडिएट का है, थोड़ा लंबा भी है, छोटा रहता तो हम तुरंत आपको करा देते हैं, क्योंकि जो है झूठ मूठ का आप कन्फ्यूज होंगे, इसलिए नहीं तो हम कर ही देते इसको भी। तो आपको सिर्फ सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले को याद रखना है, फार्मूले का यूज करना है, फार्मूला कहाँ से आया ये आपको भी नहीं जानना है। तो इस फार्मूले को यूज कैसे करना है आइए सीख लेते हैं। दर्पण सूत्र में आपने पढ़ा था स्टूडेंट, यहाँ पर बीच में प्लस था, सिर्फ हम माइनस कर देंगे तो लेंस सूत्र आपको मिल जाएगा। तो ये आसान है आपके लिए याद रखना। आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ तो 3 वेरिएबल्स हैं, u, v, m, f, और ये तीनों ही दूरियां हैं। कौन कौन सी दूरियां हैं? जहां u, v, n, f क्या है? u है, ये सभी दूरियां स्टूडेंट मुख्य अक्ष पे नापी जाती है, और मुख्य अक्ष पर सभी दूरियां हम जानते हैं उसके जो बिंदु ज्योमेट्रिकल जो बिंदु सेंटर का काम करता है, या तो कहें मूल बिंदु का काम करता है, वहां से नापी जाती हैं। और मूल बिंदु का काम कौन करता है लेंस में? ऑप्टिकल सेंटर। अर्थात ये सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो u है ऑप्टिकल सेंटर से, अर्थात प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी, और f है फोकस की दूरी, जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance, and the last one is focal length. तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये सभी डिस्टेंसेस है जिनके बीच में संबंध है, यही कहलाता है लेंस सूत्र। किसी दिए हुए लेंस के लिए उस पे वस्तु कहाँ रखा है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी, और लेंस का जो फोकस दूरी है, इन तीनों के मध्य जो संबंध है, इसी संबंध को ही क्या कहते हैं? लेंस सूत्र। आपसे कभी कोई पूछे लेंस सूत्र क्या है, तो सिंपली आप कहेंगे किसी दिए हुए लेंस की विशेष स्थिति के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में संबंध ही लेंस सूत्र कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर 3 चर हैं, तीनों का मान बदल सकता है, तो इन तीनों में से सूत्र अगर है
तो कोई दो अगर पता हो तो आप इसमें मान रख देंगे तो तीसरे का मान निकल जाएगा। इसका अर्थ है इनमें से किसी के भी न ज्ञात होने पर इस सूत्र की सहायता से उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है स्टूडेंट। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है फोकस दूरी के लिए, कि फोकस दूरी का मान रखते समय याद रखिएगा ये सभी वैल्यूज साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए ही यूज करना है। हाँ, प्रयोग इस लेंस सूत्र का प्रयोग करते समय क्या ध्यान देना जरूरी है, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी जो है इसका ध्यान रखते हुए ही इस सूत्र को यूज करना है। चिन्ह परिपाटी हमने देखा है दूरियों को प्लस माइनस कैसे मानना है। फोकस दूरी की बात करें स्टूडेंट तो हमने देखा था कि उत्तल लेंस के केस में अगर चिन्ह परिपाटी को माने, बाएं से प्रकाश किरण डाले तो दाहिनी तरफ आके मिलता है, अर्थात फोकस उसका मेन दाहिनी तरफ माना जाएगा और फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो फोकस दूरी को याद रखना है, धनात्मक कब लेना है और ऋणात्मक कब लेना है। धनात्मक लेना है उत्तल लेंस के केस में और ऋणात्मक लेना है अवतल लेंस के केस में। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। हमने देखा था जब हम दर्पण सूत्र पढ़ रहे थे वहां पर भी स्टूडेंट उत्तल के लिए धनात्मक था, अर्थात उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमने लिया था धनात्मक और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक। यहाँ लेंस में भी सेम पैटर्न होता है, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखते हुए ही हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। लेंस सूत्र क्या है, एक ऐसा सूत्र या कहें एक ऐसा संबंध जो किसके बीच है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच। इसको हम जो है इस पर बेस्ड जो प्रश्न है हम जस्ट इस टॉपिक को कंप्लीट करके, इस चैप्टर को कंप्लीट करके इससे संबंधित सभी प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे कौन से प्रश्न आपको आगे कौन कौन से फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, तो उनको जल्दी से देख लेते हैं। इस सूत्र को डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा ये सूत्र आपको डायरेक्टली पढ़ना है। अगला जो है जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी अगला सूत्र है आवर्धन सूत्र, इंग्लिश में कहेंगे मैग्निफिकेशन फार्मूला। जैसा कि नाम से लग रहा है स्टूडेंट, आवर्धन का अर्थ होता है बड़ा होकर दिखना। तो कोई चीज़ अगर लेंस के सामने रखी है तो जनरली हमने देखा जब प्रतिबिंब बनता है तो उसका आकार वस्तु के आकार से कुछ अलग होता है। तो हम एक मानकर चलते हैं कि हमारा उद्देश्य है प्रतिबिंब को बड़ा देखना, हाँ, वस्तु से बड़ा देखना। तो कितना बड़ा दिख रहा है, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा दिख रहा है, तो वही उसका कहलाएगा आवर्धन। और जितना ज़्यादा आवर्धन होगा उस वैल्यू को, जितना गुना आवर्धन होगा उस वैल्यू को कहते हैं रेखीय आवर्धन। ठीक है, क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ती है, लंबाई को एक रेखा के रूप में मान सकते हैं, इसलिए इसको हम नाम देते हैं रेखीय आवर्धन। इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। आवर्धन का जो लेटर है फर्स्ट वो है एम, इसलिए इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और हमने देखा ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है। हाँ, प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु से कितनी गुनी बड़ी है। अगर वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब स्टूडेंट तो कितना गुना पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू डिवाइड द इमेज डिस्टेंस, इमेज लेंथ बाय ऑब्जेक्ट लेंथ। अर्थात हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई को, प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर देखना है कि वस्तु से कितना गुना बड़ा है तो इसको वस्तु से भाग देना पड़ेगा, वस्तु की ऊंचाई से।
यही सूत्र आपने दर्पण में भी यूज किया था स्टूडेंट। तो इसको जो है ध्यान में रखिए कि ये बदला नहीं है, ये वही है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना गुना बड़ा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर का है, वस्तु 2 सेंटीमीटर का है, तो हम अगर पूछें कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है तो आप क्या कहेंगे कि इसको डिवाइड कर दे और आएगा 3, तो कहेंगे प्रतिबिंब वस्तु का 3 टाइम्स है। हाँ, इमेज हैव अ साइज 3 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो वैल्यू निकल रहा है इसी को हम कहते हैं रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन। और इसको शॉर्टकट में अगर हम डिनोट करना चाहें तो हम कह सकते हैं ऊंचाई को h से डिनोट कर सकते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सूत्र हो गया रेखीय आवर्धन का। इसमें थोड़ा सा इससे संबंधित एक और सूत्र की जरूरत पड़ती है कभी कभी, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं वो भी। इसको एक केस लेकर जल्दी से समझ लेते हैं। स्टूडेंट, मान लीजिए एक सिंपल केस ले रहे हैं हम उत्तल लेंस का। ये है मान लीजिए आपका उत्तल लेंस, और इसमें एक केस ले रहे हैं जब वस्तु मान लीजिए रखी हो f और 2f के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हम जान रहे हैं स्टूडेंट, प्रतिबिंब बनेगा इसका 2f के बाहर। वस्तु 2f के अंदर है तो प्रतिबिंब बनेगा 2f के बाहर। अगर हम इसका किरण आरेख खींचे तो O से जाती हुई प्रकाश किरण सीधी चली जाएगी, और कोई प्रकाश किरण अगर ले हम मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं तो ये प्रकाश किरण जाएगी फोकस से और जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर होगा प्रतिबिंब का निर्माण। अब मान लीजिए वस्तु की लंबाई को हमने डिनोट कर दिया ए बी, और प्रतिबिंब को हमने डिनोट किया है ए डैश बी डैश से। तो आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, इसको करके देखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर अगर देखिए हमें प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाइयों की तुलना करना है तो ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब वहाँ पे बन रहा है, तो हम चाहे तो चूंकि अगर हमें डिस्टेंसेस की सिर्फ कंपैरिजन करना है तो समझने के लिए ये एक प्रकाश किरण को हम मिटा देंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर मिटाए हैं ताकि आपके मन में डाउट ना आ जाए। देखिए यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट पर आ रहे हैं ताकि आपको डाउट्स ना रहे। यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। इन दोनों ट्राइंगल को आप देखेंगे स्टूडेंट तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला भी और ए डैश बी डैश ओ जो है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है दोनों का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एक कोण भी बराबर हुआ, तो तीसरा कोण स्वतः समान हो जाएगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, बाई यूजिंग ए सिमिलरिटी, अर्थात कोण 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप, दे विल बिकम सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल की एक विशेष प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट, जो हम हमेशा पढ़ने वाले थे, वो क्या था? तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं, अर्थात भुजाओं का अनुपात समान होता है। समानुपाती मतलब अनुपात समान। तो भुजाओं का जो अनुपात है, अर्थात दूसरे त्रिभुज की एक भुजा का पहले की एक भुजा से जो अनुपात होगा वही दूसरे की दूसरी भुजा का दूसरे से होगा, वही तीसरे का तीसरे से होगा, अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। या हम कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश बटे ए बी जो होगा वही होगा ए डैश ओ बटे ए डैश बी डैश बटे ए बी, वही होगा ए डैश ओ बाई ए ओ, और यही होगा बी डैश ओ बाई बी ओ। लेकिन यहाँ स्टूडेंट एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लंबाइयाँ हैं, दूरियाँ हैं, ए डैश बाई ए डैश बी और ए बी,
ये लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के लंबवत हैं जिनको हम नापते हैं प्लस माइनस में, तो इस दूरी का यूज है। ऐसे ही ए डैश ओ और ये ओ, ये दोनों दूरियां मुख्य अक्ष पर है, इनका भी जरूरत पड़ता है। लेकिन जो बी डैश ओ ये दूरी है, ये तिरछा दूरी है। तिरछा दूरी कहीं हमसे पूछा नहीं जाता, अगर कभी पूछा जाएगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से निकाल लेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो इसको लेकर क्यों ढोना, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत है। अब इसमें अगर हम वैल्यूज प्लेस करें स्टूडेंट, तो देखिए क्या वैल्यूज है। हम जानते हैं लेंस से वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब जहां बन रहा है उसको v से डिनोट करते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को h o से हमने दिखाया था, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h i से। अब इन दूरियों को अगर हम चिन्ह के साथ रखें, चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए, तो देखिए क्या रखा है ना, a डैश b डैश, इसकी वैल्यू को क्या रखेंगे, a डैश b डैश नीचे की तरफ है, तो ये एच आई मान है, लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस, क्योंकि वो नीचे है, डिवाइडेड बाई ए बी। ए बी देखिए किधर है, ऊपर की ओर है, तो इसका वैल्यू होगा प्लस एच ओ इक्वल टू ए डैश ओ। ए डैश ओ दाहिने साइड है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस वी डिवाइडेड बाई ए ओ। तो ए दूरी लेफ्ट में है लेंस से, तो माइनस में रखना होगा, और दूरी का मान है u, तो ये होगा माइनस u। इसको अगर हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से आएगा एच आई बाई एच ओ, दोनों तरफ माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा v बाई u। तो देखिए स्टूडेंट एच आई बाई एच ओ का एक और संगत आपको वैल्यू मिला, मतलब इसके जो है बराबर मान दे रहा है, वो है v बाई u। तो हम आवर्धन सूत्र के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं आवर्धन सूत्र m का मान वैसे तो होता है एच आई बाई एच ओ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसकी जगह v बाई u का भी मान यूज कर सकते हैं। v और u दिया है तो v बाई u का फार्मूला यूज कर लेंगे, अगर एच आई और एच ओ दिया है तो उस केस में वैसा हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आसान है स्टूडेंट, यही फार्मूला हम आगे यूज करेंगे रेखीय आवर्धन जहाँ भी आएगा। रही बात इसके यहाँ पे नई क्वांटिटी आई है, तो इसका मात्रक देख लेते हैं। तो m जो है इसका मात्रक देखेंगे तो ऊपर भी ऊंचाई है, नीचे भी ऊंचाई, तो ऊंचाई से ऊंचाई का मात्रक कट जाएगा, तो ये मात्रक विहीन राशि रहेगी। हाँ, अर्थात m का कोई मात्रक नहीं होगा। अगर हम पूछे कि एक जो है दूसरे का कितना गुना है, तो आप कभी न कहते हैं 3 गुना 4 गुना, कहे ऐसा तो कहने 3 मीटर गुना, ऐसा तो होता नहीं है, अर्थात कितना गुना है इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो आप याद रखेंगे आवर्धन सूत्र में जो रेखीय आवर्धन है m, इसका कोई मात्रक नहीं होता। इससे भी संबंधित प्रश्न हम जल्दी ही करने वाले हैं। पहले हम देख ले कौन कौन से फार्मूलेज हमें पढ़ने हैं, ताकि सभी फार्मूलों से संबंधित प्रश्न जो होंगे कंबाइंड एक साथ देख सके। ठीक है, नहीं तो एक प्रश्न करेंगे जैसे ही, वैसे ही उसमें एक से अधिक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो हमें रुकना पड़ेगा, हम फिर से देखना पड़ेगा फार्मूला क्या है। इसलिए पहले जो फार्मूले जो है उनको देख लेते हैं। इसमें एक चैप्टर में लास्ट फार्मूला बच्चों बचा है स्टूडेंट, वो है लेंस की क्षमता। एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है, वो है लेंस की क्षमता। इसको हम कहते हैं पावर। क्षमता मीन्स पावर ऑफ द लेंस। आइए इस लास्ट टॉपिक को हम अच्छे से समझ लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, हम जानते हैं स्टूडेंट कि पावर का अर्थ क्या होता है। जनरली अगर किसी इंसान की पावर जो है कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या करते हैं, उससे लड़वा देते हैं दूसरे से, वो जीत जाता है, ऐसे भी पता करने का। हालांकि साइंटिफिक तरीका क्या है, हमने देखा था क्लास 9th में, पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, अर्थात कोई वस्तु जो काम कर रही है उससे हम काम करवाते हैं। जो जितना तेजी से काम करता है उसकी पावर उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे लेंस की पावर देखना है, तो क्या लेंस को हम पटक के देखेंगे? नहीं, लेंस के काम से देखेंगे। हम याद रखिएगा, पावर को हमेशा हम किससे देखते हैं? काम से। और लेंस का काम क्या होता है स्टूडेंट, समझिए। जैसे कि मान लीजिए हम एक यहाँ लेंस बना लिए, मान लीजिए ये एक लेंस है,
और इसका कार्य हम देखना चाह रहे हैं। तो देखिए इसका कार्य क्या है। इससे जब कोई प्रकाश किरण जाती है स्टूडेंट, तो हमने देखा है कि क्या करता है, ये प्रकाश किरण को मोड़ देता है। इससे होकर जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो ये प्रकाश किरण सीधा न जाकर क्या होती है, मुड़ जाती है। इतना मोड़ दिया उसने, सोचिए इसका एक ही तो काम है। इससे होकर जो प्रकाश किरण जाती है उसको मोड़ देता है, अर्थात प्रकाश किरण को मोड़ना ही इसका काम है। तो अगर हम लेंस की पावर देखना चाह रहे हैं तो हमें कहेंगे ना कितना तेज अपना काम कर रहा है, अर्थात कितना अधिक मोड़ रहा है। जितना ज्यादा मोड़ेगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। अर्थात ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर जहाँ पे कट कर रही प्रकाश किरण, यही बिंदु कहलाता है फोकस। अब इसी लेंस की पावर सोचिए अगर और ज्यादा होती तो क्या होता है, ये जो इतना मुड़ा है ये और ज्यादा मुड़ती और ये कुछ इस तरह से चली जाती। और ज्यादा पावर होती तो और मुड़ जाता। आप देखिए पावर जब बढ़ रहा है तो फोकस का स्थान देखिए बदलता जा रहा है। पावर जितनी ज्यादा हो रही है फोकस उतना नजदीक आ रहा है, अर्थात फोकस दूरी का मान उतना कम होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि पावर जो लेंस की है उसके फोकस दूरी से उसका डायरेक्ट संबंध है, और पावर बढ़ रही है तो फोकस दूरी घट रही है। अर्थात पावर और फोकस दूरी में क्या संबंध है, रेसिप्रोकल का, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती का। हालांकि डेफिनेशन में डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती की जगह बराबर लिख दिया जाता है। यही डेफिनेशन दी गई है आपके क्लास में कि पावर जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की पावर कहते हैं। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरह से पावर को याद रखेंगे। ठीक है, हमने देखा पावर के फार्मूला में कुछ भी और नहीं आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है लेंस की फोकस दूरी पर। फोकस दूरी पता है तो पावर निकाल लेंगे, पावर पता है तो फोकस दूरी निकाल लेंगे। यहाँ पे एक बात छोटी सी और ध्यान में रखना है आपको स्टूडेंट कि अगर ये नया राशि आई है तो इसका मात्रक होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जिसे अगर फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी एक दूरी है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर। तो अगर फोकस दूरी को मीटर में रखेंगे तो जो पावर का मान आएगा वो होता है डायोप्टर में। हाँ, उस समय पावर को हम किस में नापते हैं, डायोप्टर में। तो हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ द लेंस का, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर और इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। जैसे 5 डायोप्टर आना है तो 5 लिखकर कैपिटल डी लिखेंगे। ठीक है, तो आसानी से समझ जाएंगे कि ये डायोप्टर ही लिखा गया है। तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, इसको आप देखे होंगे स्टूडेंट, जब आप चश्मा के लिए डॉक्टर के पास आंख जांच कराने जाते हैं तो जो पर्ची होगी उसमें देखिए लिखता रहता है कि 1.5D माइनस 2.5D, डी लिखा रहता है। अर्थात वो लिखा रहता है कि जो आपके चश्मे का शीशा होगा, चश्मे का जो लेंस होगा उसकी पावर कितनी होनी चाहिए। वो आपके आंख की पावर नहीं होती है, बल्कि आपकी आंख के लिए जरूरी चश्मे के लेंस की पावर उसमें लिखा रहता है। तो ये बात ध्यान में रखिए। आप कहते हैं ना हमारे आंख का कितना पावर है, 2.5D 4D का हमें चश्मा लगा है, ऐसा नहीं होता है। आपके आंख की वो पावर नहीं होती स्टूडेंट, बल्कि वो लिखा होता है कि आपकी आंख के लिए जो चश्मा बन रहा है उसमें जो लेंस लगेगा उस लेंस की पावर कैसी होगी। ठीक है, उस लेंस की पावर कितनी रिक्वायर्ड है, तो वही होता है पावर ऑफ द लेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लें तो जैसे अगर कह दिया है कि मान लीजिए एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी है f बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, अगर उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस होगा, तो इसकी पावर कितनी होगी पूछ दिया। अगर मान लीजिए इस लेंस की पावर बताइए, तो हम जानते हैं P इक्वल टू होता है 1/f। लेकिन ये जो फोकस दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। यहाँ ध्यान मात्रा का हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन हम जब पावर निकालते हैं
तो इसको एसआई मात्रक में बदलना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एसआई मात्रक इसका डायोप्टर है, तो फोकस दूरी भी एसआई मात्रक में होनी चाहिए। तो हम इसको अगर एसआई में बदलेंगे तो क्या करेंगे, मीटर सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 25/100 मीटर। तो इसको हम मान रख दें तो आ जाएगा 1/25/100, या इसको हम लिख सकते हैं 100/25, अर्थात ये आएगा +4 डायोप्टर। इसमें याद रखिएगा आप स्टूडेंट एक बात, आप देखिए जब सेंटीमीटर में रखा हो ना तो हमेशा उतना 100 करना पड़ेगा, और 100 फाइनली ऊपर ही चला जाएगा। तो हमें कह सकते हैं कि अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो तो पावर का सूत्र हम यूज करेंगे 100/f, जहां f क्या है, सेंटीमीटर में दिया है। हाँ, तो इतना डायोप्टर आएगा, ठीक है। लेकिन ये सूत्र कोई नहीं है स्टूडेंट, ये सिर्फ हमने इसलिए लिख दिया ताकि आपके मन में ध्यान रहे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए कि अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप 100 उतना कर देंगे तो पावर आ जाएगा डायोप्टर में। यहाँ एक बात आपने और ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा कि ये उत्तल लेंस था तो हमने फोकस दूरी को प्लस लिया था, तो पावर का डायोप्टर भी प्लस में आया। हाँ, लेकिन अगर अवतल लेंस होता तो फोकस दूरी माइनस में रखते तो जो उसका पावर है वो भी माइनस में आता, ठीक है। तो आप इस तरह से स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि डायोप्टर का चिन्ह अर्थात पावर का जो साइन है उसको देखकर हमें बता सकते हैं कि लेंस का बिहेवियर कैसा है, उत्तल लेंस जैसा है या अवतल लेंस जैसा है, ठीक है। हो गया। तो स्टूडेंट आपके इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, कोई टॉपिक बचा नहीं है। अब हम इससे संबंधित सभी तरह के प्रश्नों को अगली क्लास में हल करेंगे, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट न रह जाए। तो आपके जो एनसीईआरटी के प्रश्न हैं प्लस साथ ही साथ हम अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, उन सभी प्रश्नों को हम नेक्स्ट वाली क्लास में हल करेंगे, ताकि आप सभी तरह के प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो सके। एक छोटा सा फार्मूला आगे जाएंगे तो मिलेगा स्टूडेंट, जैसे एक से ज़्यादा अगर लेंस एक साथ जुड़े हों, हाँ, कम्बिनेशन ऑफ लेंस, हालांकि ये जो है इंटरमीडिएट का सिलेबस में है, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं कि अगर हाँ लेंसों का संयोजन का केस हो, मतलब एक से अधिक लेंस जो है एक साथ लगे हों या सटे हुए हों, रखे हों, ऐसा सब केस बनता है ना, उस केस में जो उनका पावर है डायरेक्टली ऐड हो जाता है, अर्थात P जो नेट होता है इसका मान P1 + P2 + डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो इस सूत्र से संबंधित हो सकता है अगर कोई सवाल मिल जाए तो आप, ताकि पता रहे आपको कि क्या करना है उस केस में, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सभी इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को हल करेंगे और सीखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।